नमस्कार। इलेक्ट्रो इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तीसरे एपिसोड के आज अगले क्लास में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आप सब लगातार मेरे क्लास को लाइक कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके कारण मुझे रोज अपने कार्यों को छोड़ के आपके बीच आना पड़ता है। हालांकि इस क्लास को चलाने में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन मैं उन बाधाओं की चिंता इसलिए नहीं करता कि जिनके अभी पंख नहीं निकले हैं वो भी हमको उड़ना सिखाते हैं। चलिए खैर, धमकियां तो मिलती ही रहती, दिन भर धमकियां मिलेंगी। धमकियों से बढ़ते बढ़ते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप सब मुझे लाइक कर रहे हैं और मुझे इतना मान सम्मान अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों तक और पूरे देश तक के साथ ही हमें सम्मान ही दे रहे हैं। तो धमकी देने वालों का काम धमकी देना है और मेरा काम है आपके बीच लगातार अपनी बातों को पहुंचाना। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुझे लगातार सोशल मीडिया पे बने रहने का एक बुखार हो गया है, जिसको कह रहे हैं कि सोशल फोबिया मुझे हो गया। सोशल मीडिया पे लगातार बने रहने का मुझे एक रोग हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी हैं। मैं तो आपके लिए जीता हूँ, आप होम्योपैथी के समाज के लिए जीता हूँ। मैं अपने घरेलू कार्यों को भी छोड़ देता हूँ, मैं अपने नियमों को भी छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं भूलता, आपके प्यार को नहीं भूलता, आपके अपनत्व को नहीं भूलता और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अपने फ़र्ज को नहीं भूलता। लोग भूल सकते हैं अपने विभिन्न स्वार्थों में, लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को विपरीत परिस्थितियों में नहीं छोड़ा, जबकि देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स अंडरग्राउंड हो गए थे, मैंने अपनी क्लिनिक को खोल रखा था, तो आज तो आपका इतना अपार स्नेह मिल रहा है, शासन प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो अब इसके बाद क्या चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और आज के क्लास का विषय है पाइल्स यानी बवासीर और एपेंडिसाइटिस। हम आज दो रोगों पर चर्चा करेंगे। बवासीर मूलतः अगर जोड़ें तो एक कॉन्स्टिपेशन का बिगड़ा हुआ, यानी हमारे पेट का साफ ना होना, स्टूल का सही ना होना, नहीं रहना, तैलीय पदार्थों का अधिक सेवन करना और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जल की कमी हो जाना। जल की कमी दो कारणों से हो सकती है। एक तो एल्कोहलिक पदार्थ करने की कैनाल में बहुत जल्दी अंदर जाकर के हमारे ब्लड द्वारा जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसके साथ पानी खींच लेता है और फिर वो हमारे ब्लड में जाकर के बहुत तेजी से, आप देखते हैं कि जो अल्कोहल या ड्रिंक करते हैं वो 5 या 6 मिनट या 10 मिनट के अंदर उनके शरीर में उसका नशा बोलने लगता है। तो एल्कोहलिक खास करके कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है और कॉन्स्टिपेशन जब बिगड़ जाता है, यानी कब्ज जब बिगड़ जाती है, तो पाइल्स के रूप में परिवर्तित होने लगती है। पाइल्स में प्राय पाइल्स का पेशेंट कुर्सी पर लगातार नहीं बैठ पाता, उसको इधर उधर, यानी जो बादी बवासीर होती है जिसमें ब्लड नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन बढ़ा रहता है और लगातार मल पदार्थ का नीचे की ओर दबाव बना रहता है और दबाव बने रहने के नाते हमारे एनस के मार्ग पर जो आसपास की ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रेशर के नाते इतना ज़्यादा होता है कि ब्लड उस तरफ भागना चाहता है और हमारे एनस के माउथ पर पड़ने के नाते एनस जाम सा हो जाता है, अंदर की ओर श्रिंक कर जाता है। ऐसी जब वो श्रिंक कर जाता है तो श्रिंक कर जाने से अंदर के मल पदार्थों को निकलने में दिक्कत होती है। एक तो स्टूल अंदर ठोस होता है, वहाँ पे जल की कमी होती है, आगे से मार्ग
ब्लड कैपिलरीज के ज़्यादा सक्रिय हो जाने के नाते ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़ने के नाते बंद हो जाता है, तो बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। ऐसी दशा में सबसे पहली चीज़ तो हमें उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो रेशेदार हों। जैसे आमतौर से आजकल के शहरी घरों में लोग आटे को बहुत महीन पिसवाते हैं और उसके बाद उसको चाल देते हैं। महीन आटा पिस जाए, गेहूं आपका महीन पिसने के बाद पतला आटा हो जाए और उसको भी आप छान लेते हैं, तो गेहूं का पौष्टिक तत्व उसके छिलके में है, और जब हम छिलके सहित रोटी खाते हैं तो वो जो हमारे शरीर में जाता है तो पौष्टिक तत्व के साथ साथ उसके रेशे हमारे पाचन क्रिया में जाकर के सहयोग करते हैं, और आगे के जाकर के जब वो पाचन के बाद जो ठोस आहार बचता है, चूँकि वो रेशा युक्त हो जाता है तो आगे उसको वो बहुत ठोस नहीं होने पाता है और आगे की तरफ वो मार्ग बनाता रहता है अपने लिए। इस तरीके से अगर हम तैलीय पदार्थों का बहुत सेवन करेंगे, विशेष करके पाइल्स के रोगी में अंडे का सेवन यानी बॉयल एग का सेवन अगर लोग ज़्यादा करते हैं तो उनमें भी इस तरह के रोगी पाए गए हैं। ये अक्सर प्रयोग से देखा गया। कारण क्या होता है कि अंडे जब आप बॉयल एग खाते हैं तो बॉयल एग में जो पीला पार्ट होता है, ये पीला पार्ट जिससे आप एक अंदर एलोइक पार्ट होता है और एक बाहर का व्हाइट पार्ट होता है। तो व्हाइट पार्ट आपका एल्ब्यूमिन होता है और अंदर जो योक पार्ट होता है वो आपका प्रोटीन होता है। तो एल्ब्यूमिन पार्ट तो आपका चूंकि लसलसा होता है और ये आमतौर से पास हो जाता है, पेट में जाके जल्दी पच भी जाता है। लेकिन जो एलोइश पार्ट है जिसे हम योक कहते हैं, YOLK योक, ये भ्रूण बनने की प्रारंभिक स्थिति के पहले का है योक शब्द। योक में प्रोटीन होती है, ये जा करके हमारे पाचन क्रिया के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल में एक लेयर बना लेती है, और जब ज़्यादा करते हैं तो लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जाती है और हमारी एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी एक तरीके की सख्त होती जाती है, और जब सख्त होती जाती है तो पानी का एब्जॉर्प्शन जो वो जल्दी उसमें खींच करके बाहर की ओर जाता है, तो वो एक तरीके से सूखी लेयर बना लेती है, और एलिमेंट्री कैनाल में जो पीले वाला पार्ट होता है ये पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए कभी कभी आपको अंडे का सेवन करना ही है तो आप हाफ बॉयल आमलेट खाइए ताकि वो पचने में सुपाच्य हो। इस तरीके से तैलीय पदार्थ जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो तैलीय पदार्थ आपके पाचन क्रिया में वैसे ही बाधक होते हैं, आपकी एक लेयर बना लेते हैं जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन के पास आसपास जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो अपने जो उसके बिलाई होते हैं उस बिलाई से भोज्य पदार्थों के यानी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इसको अवशोषित करने में बाधा होती है। क्योंकि आयल एक ऐसा लेयर है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर जो बन जाती है उस प्रोटेक्टिव लेयर के आसपास जल का निष्कासन होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसी दशा में हमारे और मिर्च मसाला अधिक खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मसाले के सेवन करते हैं तो वो भी जा कर के आपके पाचन क्रिया में दिक्कत पैदा करता है और कब्जियत बना देता है। कब्जियत बनने से आपको गैस बनती है, गैस ऊपर की ओर चढ़ेगी तो आपको उलझन होगी, सर दर्द आपका बढ़ सकता है। कब्जियत वालों को सर दर्द बना रहेगा, शरीर भारी रहेगा, नींद में बाधा आएगी, ये तमाम दिक्कतें आती हैं कब्जियत के बाद। और जो सबसे बड़ी बाधा है वो फिर बदल के रूप में। तो पाइल्स के रोगी को पहले कहूँगा कि बॉयल एग का कम से कम सेवन करें। अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो आप उसको हाफ बॉयल करके फ्राई करके खाएं। आमलेट भी मैं नहीं कहने की सलाह खाने की ज़्यादा, क्योंकि वो भी बहुत तैलीय पदार्थ हो जाता है। हाफ बॉयल आप एग ले सकते हैं। मीट मछली तो उसमें तैलीय पदार्थों का और मिर्च मसाले का प्रयोग कम करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा आप इसके आदी ना हो। महीने में 1-2 बार मैं खाने का देता हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए मजबूरी है। लेकिन वैसे तो मानव ने हमारा शरीर, प्रकृति ने मानव का शरीर शाकाहारी ही बनाया है भोज्य पदार्थों करने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर यह विषय नहीं है कि शाकाहारी या मांसाहारी। यहाँ पर चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप तैलीय पदार्थों का और गरिष्ठ भोजन का जो बवासीर के रोगी हैं या पाइल्स के रोगी हैं वो कम से कम सेवन करें।
आमतौर से गर्भवती महिलाओं को गर्भ जब धारण होता है तो उस समय भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ जाती है, क्योंकि पेट में यूटेरस में बच्चे पनपना बढ़ना, सारा ध्यान मानसिक रूप से उधर लगा रहता है। तो मानसिक तौर पर भोजन ठीक से ना पचने में, अगर मानसिक रूप से हम बीमार हैं तो भी हमको पाइल्स का रोग हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन के बाद हमको पाइल्स का रोग होता है। तो पाइल्स के रोगी को खाने के लिए हमेशा रेशेदार साग सब्जियां खाना चाहिए। आप चने का छिलकेदार भूजे का प्रयोग कर सकते हैं, लावा खा सकते हैं, आप छिलकेदार दाल का प्रयोग कर सकते हैं। आटे में अगर आपको कोशिश करें कि आप चना भी पिसवा लें, चना और जौ अगर पिसवा लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन चना और गेहूं और जौ तीनों को पिसवा करके अगर आप उसकी रोटी खाते हैं तो बहुत अच्छा है। भोजन में आप हरी साग सब्जियों का प्रयोग कीजिए, भी रेशेदार सब्जियों को बहुत ज़्यादा छील करके बनाने को, उसको स्वाद के अनुसार बनाने से भी आपको दिक्कत आती है कॉन्स्टिपेशन में। कोशिश कीजिए कि हल्के उबले हुए भोज्य पदार्थों की सब्जियां खाइए। जैसे करेले की सब्जी को बहुत भून दिया गया मिर्च मसाले के साथ, तैलीय पदार्थ के साथ, तो केवल स्वाद के लिए रह गया, उसका पौष्टिक तत्व समाप्त हो गया। करेले का जूस आप ले सकते हैं, करेले की सब्जी आप ले सकते हैं, भोज्य पदार्थ तरोई की सब्जी आप ले सकते हैं। तो ये खाद्य पदार्थों की बात। और पेय पदार्थों में आपको पेय पदार्थों के लिए विशेष करके मैंगो शेक जो लोग ज़्यादा पी लेते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, और पाइल्स की शिकायत के रोगी वो भी इस बरसात के सीज़न में पाइल्स अगर उभर गया तो वो आगे चल के ज़्यादा हो जाता है। तो पेय पदार्थों में भी हल्के पेय पदार्थ लें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। आप गन्ने का रस ले सकते हैं, पाइल्स के रोगी गन्ने का पी सकते हैं, उसमें भी उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जब ये काफ़ी दिनों तक बादी बवासीर बनी रह जाती है तो फिर हमारे एनस पार्ट पर ब्लड कैपरेज पर प्रेशर इतना बढ़ता जाता है कि फिर ब्लड वहाँ से छूट जाता है, ब्लड फट जाती हैं और ब्लड आने लगता है। जब हम प्रेशर देते हैं तो वहाँ की कैपरेज में दरार आती है और कैपरेज से ब्लड आने लगता है, वो और असहनीय दशा हो जाती है। तो ऐसी दशा में अपने खान पान का सुधार आपको करना होगा। जहाँ तक बवासीर में औषधि की बात है, हमने आपको 3 फार्मूले बताए हैं। CNS के फार्मूले में हमने 6 औषधियाँ जो मिला रखी हैं, आप उन औषधियों की एक पूरी 450 ml की बोतल बना लीजिए। L2 की आप 450 ml की बोतल बना लीजिए और L3 की 450 ml की बोतल बना लीजिए। जैसे CNS में 6 दवाइयाँ हैं तो एक ड्राम आप 1 ml में 450 ml में डाल दिए, यानी 6 ml आपकी मेडिसिन हो जाएगी। 6 दवाइयाँ उसमें हैं। L2 में आपकी 3 ड्राम हो जाएगी, 1 ड्राम में 60 बूंद, तो लगभग 180 बूंद आपकी L2 में हो जाएगी, 180 बूंद आपकी L3 में हो जाएगी। तीनों बॉटल अगर आपके टेबल पर रखी है तो आपको CNS वाली बॉटल से किसी भी रोगी को दवा देने के लिए आप उसमें से 20 ड्रॉप निकाल सकते हैं। यानी अब वो आपकी ओरिजिनल मेडिसिन 450 ml की बन गई है तो आप उसमें से 20 ड्रॉप 1 ऑंस के डिस्टिल वाटर में 10 से 20 ड्रॉप, अगर रोगी आपका एक्यूट है, जल्दी आया है आपके पास, रोग अभी नया उभरा है, तो आप 10 बूंद दे सकते हैं। और अगर पुराना रोगी है, जिद्दी प्रकार का रोग उसके हो गया है कि कई महीनों से वो परेशान है, तो आप वहाँ पर 20 बूंद का प्रयोग भी कर सकते हैं। दवा की मात्रा को बढ़ाने में आप जरा भी हिचके नहीं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि हमारी इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की औषधियाँ हार्मलेस हैं, कलरलेस हैं, स्मेललेस हैं, और अगर इन्हें कोई लक्षण आपको दिखाई पड़ता है, कलर दिखती है, हार्मफुल होती है या कोई उसमें स्मेल आती है, तो निश्चित आप मान लें कि दवा बनाने वाले व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है। क्योंकि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की औषधियों का बेस है हार्मलेस, स्मेललेस और कलरलेस। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मेडिसिन को। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि भूलवश अगर आप कोई दवा उस मर्ज से संबंधित नहीं है तो अगर वो इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की औषधि वास्तव में है तो वो रोगी को नुकसान नहीं करेगी। मान लीजिए कि पाइल्स में आपने अपने मन से कोई दवा उठा करके दे दिया जो आपको नहीं देना था, तो रोगी को नुकसान नहीं करेगी। इसलिए नुकसान नहीं करेगी चूंकि ये दवाएं एंजाइम्स के रूप में हैं।
एंजाइम्स की पर्टिकुलर जिस ऑर्गन को जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही खपत वहाँ होगी। शेष एंजाइम्स हमारे बॉडी में एज ए एनर्जी टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म से वो सबसाइड हो जाएगा और वो विभिन्न उपक्रमों से अगर उसमें ज़रूरत होगी तो वो सबसाइड करके समाप्त हो जाएगा। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करें। और अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो ना परेशान हो, क्योंकि मात्रा ज़्यादा हो जाने पर भी एंजाइम्स की को जितनी ज़रूरत है जिस अंग की, उस अंग के एक्टिविटीज़ पर जाके वो उतनी देर ही एज ए कैटालिस्ट काम करेगा, शेष उसकी मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक उस तरीके से कि सपोज कीजिए कि किसी एक पंपिंग सेट से आप एक नाली द्वारा एक खेत में पानी ले जाते हैं। हमारे सामने प्रकाश शिंदे जी हैं, डॉक्टर हरीशचंद्र कुशवाहा जी इसमें लाइन पर हैं और बहुत से साथी लाइन पर हैं। आप सबका स्वागत है। मान लीजिए किसी एक पंपिंग सेट से आप किसी खेत में पानी ले जा रहे हैं और पानी आपने पानी नाली में जा रहा है, खेत आप भर गया, तो खेत भर गया तो आपने पंपिंग सेट को बंद कर दिया। अब अगर आप पानी को एंजाइम मान लें और खेत में जितना पानी भरा है उतनी एंजाइम्स की जरूरत उस खेत को थी, तो हमने जब पंपिंग सेट बंद कर दिया तो एंजाइम्स वहाँ से निकलना बंद हो गया और खेत भी भर गया। लेकिन खेत और पंपिंग सेट के बीच में जो नाली है वहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, यानी वहाँ जो एंजाइम्स है वो उसी नाली में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वो उसकी ज़रूरत ना तो खेत को थी और ना वापस पंपिंग सेट उसको ले सका है, तो नाली में जो पानी भरा था वो धीरे धीरे उसी नाली में सबसाइड कर लिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारी औषधियाँ जो हम मात्रा में लेंगे, जितनी आवश्यकता होगी और टारगेट सेल उसकी खपत उतनी ही करेंगी, शेष वो हमारे विशेष अंगों में, बीच के टिश्यू फ्लूइड में, ब्लड में, हमारे विभिन्न कोशिकाओं में वो सबसाइड कर लिया जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म से उसकी वापस कर ली जाएगी। इस नाते दवा की खुराक अगर कोशिश कीजिए कि आप शरीर के अनुपात में, उम्र के अनुपात में ही दवा का चयन करें। लेकिन अगर बाई द वे आपसे कहीं कोई गलती हो गई तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोगी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपकी दवा से मुझे ये नुकसान हुआ। आपकी दवा से नुकसान तभी हो सकता है जब आपको दवा गलत मिली हो। अगर आपने दवा का चयन गलत कर लिया है या दवा की डोज बढ़ाई है तो उसका कोई दुष्प्रभाव रोगी पर नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोपैथिक शुद्ध औषधियों का ये मैं बार बार कहता हूँ और बार बार कहूँगा। कारण उसका ये है कि मेरे 36 वर्ष का अपना अनुभव रहा है कि मैंने कभी भी, सपोज कीजिए कि S12 की हमको आवश्यकता नहीं है, अगर मैं एक अच्छा इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक हूँ और रोगी ये कहता है कि आपके S12 की दवा देने से मेरे आंखों की रोशनी चली गई या मेरी आंखों में खराबी हो गई, तो एक चिकित्सक होने के नाते मुझे तुरंत S12 की पूरी शीशी 30 ml की उठा के उसके सामने खुद पी लेनी चाहिए और उसको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर आपकी आंखें खराब हो सकती हैं तो मेरी भी आंखें खराब होनी चाहिए। अभी बड़ा अच्छा उदाहरण है, कल रात में हमारे एक साथी बरेली से रात में 11:30 बजे उन्होंने मुझको फ़ोन किया। मैं सोने की तैयारी में था। छत पर सोने का आदी हूँ, खुली हवा में। मैं कभी पंखे की हवा में सोने का आदी नहीं। मैं छत पर पहुँच चुका था, उनका फ़ोन बजा, मैंने उठाया फ़ोन, ये कल रात की बात है, और उन्होंने कहा कि मेरी श्रीमती जी को बहुत बेचैनी हो रही है और ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है, वो इधर उधर बिल्कुल अपसेट सी लग रही हैं। सर मुझे तत्काल दवा बताइए। मैंने उनसे पूछा आपने कुछ दिया? उन्होंने जो दवा बताया मैंने उसमें संशोधन किया। मैंने कहा आप सुबह मुझे बताइएगा। सुबह उन्होंने, मैं 5:30 बजे जब मैं उठा तो मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो उस पर उनकी बधाई था। उन्होंने मुझको धन्यवाद दिया था कि सर आपने जो दवा बताई काम कर गई। मैंने उसी के शॉट को फॉरवर्ड किया था। हमारे कई साथियों ने पूछना शुरू किया सर कौन सी इमरजेंसी दवा थी। भाई इमरजेंसी दवा कोई होती नहीं है, कोई इमरजेंसी रोग नहीं होता। किसी व्यक्ति को कोई भी रोग हो सकता है, उसे इमरजेंसी तभी माना जाएगा जब अचानक वो आ जाए और ऐसे समय में आ जाए जब आप हॉस्पिटल जाने के स्थिति में ना हो या किसी डॉक्टर के संपर्क में आप ना आ पा रहे हों, बंद हो, उसे इमरजेंसी कहते हैं। या तात्कालिक ऐसी अवस्था हो जहाँ पे चिकित्सक की तुरंत आवश्यकता महसूस की जा सकी, वो इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में आप कभी भी मुझे कहीं भी याद कर सकते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसी तरीके से हमारे एक मोहम्मद डॉक्टर आरिफ हैं राजस्थान से, अलवर से, उनकी आंख में कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम आ गई थी और उन्होंने कई आंख के डॉक्टरों को दिखाया था। उसके बाद मेरे क्लास के बाद वो मेरे शुभचिंतक बने और उन्होंने मुझसे रात में अपनी आंखों के लिए दवा पूछी थी। एक दिन मैंने उनको दवा बताया, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि जो बता रहा हूँ, चूँकि रोगी हमसे बहुत दूर है, लगभग 1500-1600 किलोमीटर दूर है,
तो मैं सिर्फ अब उनकी शिकायतों को सुन करके मैंने कुछ औषधियाँ उनको बताई और 15 दिन तक उन्होंने मुझको उस पर कुछ नहीं बताया। फिर उनके एक मित्र थे, उन्होंने किया और मित्र ने मेरे पास फिर फ़ोन लगा के कॉन्फ्रेंसिंग कराई और तब उन्होंने बधाई दिया, सर मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे आँखों की रोशनी बिल्कुल वापस है और मैं आपको किस रूप में बधाई दूँ। तो कभी कभी मुझे भी अंदर से बहुत खुशी होती है जब हमारे कई साथी इस बात को कहते हैं, सर आपने जो फार्मूला बताया वो काम कर गया। फार्मूला मेरा तब काम करेगा जब आपके पास औषधि अच्छी होगी। अगर आप औषध की उच्च क्वालिटी आपके पास है तो मेरे बताए गए फार्मूले आपको निश्चित रूप से काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का संयोग नहीं बन पाता है किसी चिकित्सक के द्वारा दिए जाने पर। तो अब आइए हम पाइल्स की दवाओं की बात कर लें। पाइल्स में आपको CNS की दवा कंपलसरी देनी है। EL3 जो कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, एक्सक्रिएशन क्रिया आपकी बाधित होती है और ऑक्सीजन की कमी लगातार बन जाती है, जिससे कोशिकाओं की कैपेसिटी की लार्ज इंटेस्टाइन की बाधित होती है। इसीलिए फिर मैं वही कल की बात कहूँगा कि लंग और एक्सक्रीटरी दोनों सिस्टम में लगातार रखा, क्योंकि हमको हर सिस्टम में ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। हमको P ग्रुप की मेडिसिन को सेलेक्ट करना ही पड़ता है अगर एक अच्छे चिकित्सक के रूप में। तो जब हम P ग्रुप की मेडिसिन में P1 उठा लेते हैं, CNS का उठा लेते हैं और L3 उठा लेते हैं, तरीके से हम कुल मिलाकर के कॉन्स्टिपेशन पे नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन अब चूंकि पाइल्स आपकी एनस को बाधित कर रही है, एनस को दबा रही है, ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर A2 का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर एक हफ्ते तक की बात है तो आप वहाँ A1 दे सकते हैं, क्योंकि A1 आपकी आर्टरीज की मेडिसिन है और A2 आपकी वेन्स की मेडिसिन है। लेकिन जब एक सप्ताह से अधिक की शिकायत हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर जो ब्लड प्रेशर बन रहा है वो आर्टरीज पर नहीं, वो वेन्स पर बन रहा है और अंदर तक बन रहा है। तब आप एक सप्ताह बाद उसको A2 का प्रयोग कर सकते हैं, यानी CNS से 20 बूंद, L3 से 20 बूंद, P1 का 10 बूंद, A2 का, और इसके बाद फिर BE, चूंकि ब्लड वहाँ से प्रॉपर हटना चाहिए और BE की विशेषता क्या है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। तो BE देने से वहाँ पर ब्लड रुकने नहीं पाएगा। तो जब ब्लड वहाँ रुकेगा ही नहीं तो प्रेशर बन नहीं पाएगा, तो एनएस पर हमारा प्रेशर नहीं पड़ेगा, एलिमेंट्री कैनाल को उतना प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। ये दवा हो गई दोपहर शाम 3 बार कंपलसरी। अब चूंकि कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है और एक बैग आपका पेट साफ नहीं हो सकता है, तो आप सोते समय रोगी को 40 बूंद 1 गिलास गुनगुने पानी में उसको सोते समय कहिए कि आप इसको भी पी लिया करिए, और ये प्रक्रिया लगातार 1 सप्ताह तक उसको रात में दीजिए। जब उसको दर्द बंद हो जाए, वो कहे कि अब हमको लैट्रिन जाने में दर्द नहीं हो रहा है और हमको आसानी हो रही है, तब फिर BE का प्रयोग बंद कर दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग आप बंद कर दें। ये आपका दोनों ही कंडीशन में काम करेगा। जहाँ पर खूनी बवासीर है तो वहाँ पर आप A2, और अगर ब्लड आ तब आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप C7 का प्रयोग और एक्स्ट्रा कर देंगे। आप 3 बार अलग से C7 को BE और G के साथ मिला करके C7 और C3 ये आप S2 के साथ मिला देंगे। तो S2 चूँकि आपकी ऑलरेडी L3 में मिली है, आप उसको दें या ना दें, लेकिन C7 आपको देना पड़ेगा, जिससे आपकी C7, हमने एक दिन आपको ब्लीडिंग का एक फार्मूला बताया था, किसी भी तरीके का चोट अगर लग जाए तो ब्लड को कैसे रोका जाता है, वो फार्मूला मैंने आपको नोट कराया था। आप उस फार्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं। एक और रोग है एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ जोड़ होता है, वहाँ पे एक छोटा सा कोना एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जोड़ पर एक छोटा सा हुकनुमा जाता हमारे राइट साइड के नीचे पेट में, बिल्कुल राइट साइड पर, जहाँ पर हमारा इलियक पार्ट होता है। प्रकृति ने तो तब बनाया था जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शाकाहारी था, जंगलों में भटकता था, कच्चे फल खाता था, बिना पके पकाए फल खाता था। तो एपेंडिसाइटिस रोग पहले होता ही नहीं था। अपेंडिक्स जब अपेंडिक्स
शुरू हुआ, जब अपेंडिक्स अंग प्रकृति ने बनाया, तो इस अपेंडिक्स में भोजन को पचाने के लिए वो हार्मोन्स निकलते थे, वो एंजाइम थे, एक साइटेज एंजाइम्स जिसको कहते हैं। ये साइटेज क्या करता था, हरे अधपके भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायक होता था। अब चूंकि हम कुकर में पका हुआ भोजन खाते हैं, पका पकाया भोजन खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो स्वाभाविक है कि साइटेज एंजाइम की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, लेकिन पशुओं भी ये एंजाइम बहुतायत निकलता है और उनको पचाने की शक्ति भी साइटेज एंजाइम्स के द्वारा मिलती है। कच्चे साग सब्जियों को, घास को खाने में वो पचाते हैं। प्रकृति चूंकि ये एक अवशेषीय अंग है, ठीक, अवशेषीय अंग वे अंग कहलाते हैं जिन अंगों की कभी प्राचीन काल में हमको आवश्यकता थी, परंतु बदलते वातावरण और अवसर के साथ प्रकृति ने उन अंगों की कार्य क्षमता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया, किंतु वे अंग अभी अवशेष के रूप में इस बात के प्रतीक हैं कि ये अंग कभी काम करते थे। तो अपेंडिक्स अभी भी हमारे पेट में पाया जाता है। अब होता क्या है कि जब कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है और पेट पर लगातार दबाव, हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे, आहार नाल पे दबाव बना रहता है, तो कभी भोजन लार्ज इंटेस्टाइन की ओर बढ़ने के बजाय कभी कभार प्रेशर में वो अपेंडिक्स में चला जाता है, एक दो कण दब करके, और वो उसमें सड़ने लगता है। तो उसमें फिर बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जिससे उसमें स्वेलिंग आती है, पेन होता है। तो जब स्वेलिंग आती है, पेन होता है, तो उससे हमारे शरीर में दर्द हमारे राइट साइड से पीछे की ओर भागता नजर आता है, वहाँ पे पेट कड़ा हो जाता है, हमको हमारा जी मचलाता है, जैसे कुछ खाने के लिए बैठते हैं तुरंत वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है और दर्द बहुत असहनीय होता है। उस दर्द को वही बर्दाश्त कर सकता है, वही जान सकता है जिसको अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है। अपेंडिक्स में कोई भी कण फंस जाने से जब वहाँ विसंगति आती है तो दर्द शुरू होता है। अब मैं दूसरे की बात क्या करूँ, मैं खुद इसका आज से करीब 30 साल पहले मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। और चूँकि मेरे फादर इन लॉ कानपुर मेडिकल कॉलेज में सुपरिंटेंडेंट थे और मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही वो थे। आजकल मेरा साला इंदौर के पास एसडीएम है, इंदौर के एक तहसील में। तो और मेरी एक साली भी अरमापुर हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो लगभग मेडिकल डिपार्टमेंट, हमारे फादर भी मेडिकल डायरेक्टरेट में डिप्टी असिस्टेंट पद पर थे। तो हमारा पूरा परिवार मेडिकल में था, लेकिन दुर्भाग्य था कि मैं, दुर्भाग्य नहीं, इसको सौभाग्य कहिए कि मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथ में आ गया। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे जीवन में आपसे मिलने की एक तमन्ना रही होगी कभी उस जन्म में, तो मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आ गया और आज आपको संबोधित कर रहा हूँ। तो अपेंडिसाइटिस का मुझे दर्द हुआ, तो मेरे फादर ने, चूँकि सभी लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, तो वो मुझको लेकर के, एक अच्छे सर्जन थे वहाँ पर कानपुर मेडिकल कॉलेज में, उस समय डॉक्टर विश्वास हुआ करते थे, उन्होंने मेरा चेकअप किया और कहा कि ये दवा मैं लिख दे रहा हूँ, इसको दवा खाइए और 7 दिन बाद में इसको ऑपरेट कर। तो मैं बहुत दुबला पतला वैसे भी हूँ, मेरे शरीर में पिछले 40 वर्षों से बनावट में कोई फर्क नहीं। और उन्होंने जो दवा दिया, वो दवा मैंने 3 दिन खाया, तो मुझे उस दवा से बड़ी अजीब सी उलझन होने लगी, मेरा कॉन्स्टिपेशन और बढ़ गया। तो चूंकि मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी पढ़ चुका था, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का जानकार था, लेकिन उतना तेज जानकार नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस पर चर्चा किया रमाशंकर जी से, और फ़ोन पर चर्चा की अपने एक और सीनियर साथी से। लोगों ने कहा कि अभी इस पर कोई प्रयोग नहीं किया गया अपेंडिसाइटिस पर। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं इसका प्रयोग मैं स्वयं पर करता हूँ। और वास्तव में मैं आपको बताऊं कि मैंने जब दवाओं का किया, तो दूसरे दिन शाम से ही मुझे दर्द बिल्कुल नहीं था, वोमिटिंग मेरी बंद हो चुकी थी, और जो दर्द उमड़ उमड़ के आता था वो दर्द समाप्त हो चुका था। और मैंने एलोपैथी की दवा तुरंत बंद कर दी थी, 3 दिन खाने के बाद मैंने बंद कर दिया। फिर मैं अपनी दवा को लगातार 20 दिन तक खाता रहा। एक दिन हमारे ससुर साहब का फ़ोन आया कि आप दिखाने नहीं आए। तो हमारे फादर ने कहा कि वो अपनी दवा कर रहे हैं, उससे उनको बड़ा लाभ है, और उन्होंने कहा कि अब जब कोई विसंगति आएगी तो फिर दिखाया जाएगा। बात हो गई, लेकिन मैं उस दवा को लगातार प्रयोग किया। फिर अपने जीवन काल में, अपने प्रैक्टिस काल में, मैंने कई रोगियों पर उन दवाओं को आजमाया, और एक तरीके से एक पेट फार्मूला मैंने बना लिया इसके लिए
और वो अपेंडिसाइटिस के लिए जो फार्मूला बना वो मेरा था यस्टन CNS की मेडिसिन, L3 की मेडिसिन के साथ यस्टन और S5, चूँकि ऑलरेडी CNS की मेडिसिन में मिला हुआ था, लेकिन S5 के साथ मैंने WE का प्रयोग लगातार एक, और मुझे जब दर्द समाप्त हो गया, वोमिटिंग बिल्कुल नहीं लगी, भूख मेरी खुल गई, तो फिर मैंने L3 का प्रयोग बंद कर दिया। और L3 का प्रयोग लगातार 20 दिन के बाद फिर मैंने ताकि मेरी जो कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन का है वो इंक्रीज कर जाए, ताकि भूख लगेगी, पाचन क्रिया बढ़ेगी, तो शरीर के विभिन्न अंग भी स्वस्थ होंगे। और ऐसी दशा में एलिमेंट्री कैनाल में जो बाधाएं आई थी, जो रास्ता ब्लॉक हो रहा था अपेंडिक्स की तरफ, वो अपेंडिक्स का रास्ता फिर पुनः सही हो जाएगा जब पाचन क्रिया मजबूत होती है, जब हमारी कोशिकाओं को सही रूप में एंजाइम्स करा के ऑक्सीजन की सप्लाई और करता है, भोज्य पदार्थों से हमको ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊर्जा जा करके हमारे शरीर के हर कोशिकाओं को चैतन्य कर देती है, रिफ्रेश कर देती है। तो उसी तरीके से जितने भी बीमार अंग होते हैं वो अंग रिफ्रेश हो जाते हैं। और इस तरीके से हमने स्वयं पे ये आजमाया और हमको इसका लाभ मिला। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों दवाएं मैंने अपने ऊपर और अपने परिवार के विभिन्न लोगों पर पहले आजमाया। जब मुझे सफलता मिल गई, रोगियों पर देखा, क्योंकि मेरे प्रयोग करने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हम अपना नहीं कंट्रोल करेंगे, अपने परिवार के रोगी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हम ये नहीं मान सकते कि हम अपने रोगी को कंट्रोल कर ले जाएंगे। इस नाते पहले गंभीरतापूर्वक इन दोनों रोगों पर आप विचार करें जितना मैंने बताया है, और जो औषधियाँ मैंने बताई हैं आप उन औषधियों को प्रयोग करें, देखें कि आपको उस पर क्या परिणाम मिलते हैं। हमारे एक साथी ने कल फ़ोन करके जो फार्मूले आप बताते हैं, क्या आप उन लोगों को टेस्ट करने के लिए देते हैं कि आप स्वयं पर आजमा चुके हैं, आप इस पर कन्फर्म हैं कि नहीं कन्फर्म हैं? तो मैं आप सबको स्पष्ट कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो औषधियां मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे पिछले 36 वर्षों के अनुभव के दौरान कई मरीजों पर प्रयोग किए जा चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं वो नए फार्मूले नहीं है कि मैं आपको प्रयोग करने के लिए बताऊं कि आप उस पर प्रयोग करें और आप गड़बड़ करें। मेरे तभी सही लगेंगे जब आपके पास मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी होगी, और क्वालिटी अच्छी आपको तलाशना होगा, क्वालिटी अच्छी आपको अपने पास रखनी होगी, उसकी डोज सही आपको देनी होगी। उसे डोज को देने के पहले आपको जो तरीका है डिस्पेंसिंग में, आप दवाओं के रखने का तरीका जो है, किस दवा को आप कैसे बनाएंगे, जो फार्मेसी है, आपको सब कुछ सही क्रम से जानना होगा। तो बस आज का क्लास कुछ लंबा हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी बाधाएं आई थी। उन सारी बाधाओं से निपट के आज मैं बहुत फ्रेश मूड से आपसे बात कर रहा था। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए।